अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशामदीद। जिस तरीके से बारिशें हो रही थी, मानसून का स्पेल चल रहा था और एक हीट वेव थी। हीट वेव के फ़ौरन बाद मानसून स्पेल स्टार्ट हुआ, बारिशें हुई, मौसम खुशगवार हो गया, लोग बड़े खुश थे कि चलो गर्मी का जोर टूट गया। लेकिन उसके बाद बारिशें थी नॉन स्टॉप, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अभी पिछले 24 घंटों में मज़ीद जो है वो नुकसानात भी हुए हैं, जानी नुकसान भी हुए हैं, माली नुकसान तो एक तरफ है। NDMA ने मज़ीद बारिशों के लिए कह दिया है कि आप तैयार रहें, बारिशें मज़ीद होंगी। 21 जुलाई से 24 जुलाई तक एक नया स्पेल स्टार्ट होने जा रहा है। हर बार हर साल की तरह हमने ये रिवायत बना लिया है, जैसे बजट पेश होता है ना, वैसे ही सैलाब आता है, सुगयानी आती है, कितने ख़ानदान बह जाते हैं, कितनी मंजिला इमारतें ज़मीबोस हो जाती हैं, सड़कों पर पानी होता है, दुकानें कारोबार सब बंद होता है, लोग आने जाने से, कहीं से नमाज पढ़ने तक जाने के लिए मस्जिद में पानी खड़ा होता है और छींटे उड़ते हैं। मतलब सूरत हाल बुरी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सैलाब आए कुछ आए, ये कह दिया जाता है कि हाँ, फौरी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं, हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो जो कह रहे हैं, वो इतने सालों से जो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट भी होगा और ज़्यादा रेन भी होगी, मॉनसून का स्पेल लंबा होता जाएगा और फिर टेम्परेचर ना सिर्फ दही इलाकों का बल्कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनका टेम्परेचर हर साल 3 से 4 डिग्री मजीद बढ़ रहा है। फिर उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन उस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। और अभी पंजाब में बारिशों से तकरीबन 103 अफराद जो हैं अभी तक जहाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 400 के करीब अफराद जो रिपोर्ट हुए हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। ये सूरत हाल पैदा हुई है। और इस वक्त जो रावलपिंडी की सूरत हाल है, चकवाल की सूरत हाल है, पता नहीं कितने मिलीमीटर बारिश हुई है और बारिश ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लेकिन क्या कहें, नकासी आप, इससे बड़ा मसला ये है कि जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इसा राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, DG वासा के भी बयानात आ गए, फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि बहुत बारिशें हो रही हैं, तो नहीं आ रही है और इसका जल्द से जल्द NDMA को कहा है कि फौरी तौर पर इकदाम करें। और जो सवात में फैमिली बह गई थी, वो जो एक बच्चा जिसकी लाश नहीं मिली थी, आज उसकी भी लाश मिल गई है 21 रोज़ गुजरने के बावजूद। लेकिन अब ये बताइए कि जो हमारे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2060 तक शायद कराची समंदर बुर्द हो जाए, समंदर के नीचे चला जाए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं है। फिजा, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है और हम कई दफ़ा इस पे बात कर चुके कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज बन चुका है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है और इसका हल ढूंढ रही है। बिलियंस डॉलर इस पे खर्च हो रहे हैं और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ दस्तों गिरबान है। जो हमारे बड़े असम्बली के अंदर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। गैर संजीदगी का ये आलम है कि वहाँ पे ऐसी फजूल किस्म की गुफ्तगू हो रही है और एक दूसरे को मारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, बदतमीज़ियाँ की जा रही हैं। यानी लेजिस्लेटर ने जो पॉलिसीज़ देनी थी, जो लेजिस्लेशन पब्लिक के इंटरेस्ट में करनी थी और इस तरह के इश्यूज़ को टेकअप करना था, तो वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं और पर्सनल एजेंडा और लड़ाई झगड़े नंबर 1 हो गए। अवाम तंग है और अवाम अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जिन लोगों को असम्बली के अंदर भेजा था, क्या इस मकसद के लिए भेजा था? ठीक है, आपकी बात है, पॉलिटिकल नहीं, मैं सिर्फ ये जो बारिशों वाला पॉलिटिकल नहीं, ये सारा मसला ही पॉलिटिकल लीडरशिप ने ही इन चीजों को एड्रेस करना है। इसमें हम भी कसूरवार है। हम भी सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात तब करते हैं जब सैलाब आ जाता है, उसके अलावा हम भी बात नहीं करते। देखिए, आप और मैं अगर ना भी बात करें, करनी तो चाहिए मीडिया को, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी हुकूमत की तरजीह में ये शामिल नहीं होना चाहिए? अगर किसी का निकाह होना या ना होना नंबर 1 मसला बन सकता है, तो क्या ये मसला जिसमें बच्चे मर रहे हैं, जिसमें अगली नस्लें तबाह हो रही हैं और आप इतनी खौफनाक बात सुना रही हैं कि 2060 में कराची की क्या हालत होगी, तो उसके बाद क्या हम सोए हुए हैं? आबादी इतना बड़ा बम फट रहा है और उसको कोई शख्स एड्रेस नहीं कर रहा। तो क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह तो एक मोहल्ला नहीं चल सकता, एक छोटा सा शहर और छोटा सा गाँव नहीं चल सकता। 25 करोड़ का ये मुल्क है भी, किस तरह चलाने की कोशिश हो रही है। मैं अगेन ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी क्लाइमेट चेंज के नाम पे कुछ बाबू पैसे खा रहे हैं, डॉलर खा रहे हैं। इस्लामाबाद में NGOs बनी हुई हैं, बिलियन डॉलर वहाँ से आ रहे हैं
लेकिन वो सारा टोटल कोई पहाड़ों के नाम पे, कोई ग्लेशियर के नाम पे, कोई पानी के नाम पे, कोई क्लाइमेट पौधे चेंज, कहाँ लग रहे हैं? वो सारा उस नाम पे वो पैसे खा रहे हैं और ऑन ग्राउंड एक देले का काम नहीं हो रहा। मैं अगेन ये कहूँगा कि पूरी दुनिया इस मसले को नंबर 1 मसला समझ रही है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये देखें कि हमारा ये आखिरी दर्जे का भी मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है राना साहब, ये नदी नालों में तुगयानी आ जाना, नाले बिफर जाना, रिपोर्ट तलब कर लेना, इसमें कहीं ना कहीं आगाही भी तो होनी चाहिए ना कि आखिर ऐसे क्या मेजरमेंट्स लिए जाएं इनफरादी तौर पर। हुकूमत तो करे, इनफरादी तौर पर हमें गाइड किया जाए कि आप ये करें ताकि इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सके। हम पेट्रोल महंगा कर देते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ नहीं आते। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, हम ठीक है पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अमवात हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका जैसे जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं जी वो मर गए हैं। ओवर फ्लडिंग। और अब हम कहें कि जी अमेरिका में भी शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए, ऐसा नहीं है। अमेरिका को हम कहते हैं कि वो इतना जदीद मुल्क है जिसमें ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ तक कि वो पहले ही उन्हें पता चल जाता है क्या होने जा रहा है, वो इनखला कर लेते हैं, पूरे पूरे शहर खाली करा लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मौसम की सितम ज़रीफियों से नहीं बच पा रहे। उसका क्रेडिट भी ये हमें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अंडर डेवलप्ड ममालिक है ना, ये पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिससे ग्लोबली सारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, जो ग्रीन गैसेस हैं उसमें पाकिस्तान का तो कहीं रोल ही नहीं है। ग्रीन गैसेस में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। और अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम करने वाले हैं, आप उनको तो कभी पकड़ते नहीं। कभी ओपेक से सवाल करें ना कि भाई आप ये पेट्रोलियम की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो तगड़े। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं फिर इधर पाकिस्तान की तरफ आता हूँ और वो कि देखें, ये बात अभी ये एक साइड पे रख दे कि कैजुअलिटीज कितनी हो रही है और क्या हो रहा है, इसे 1 मिनट के लिए रोके। मेरा सवाल आपसे ये कि यार हम तो एक अरसे से रो रहे हैं कि पानी का मसला है, हमारे पास पानी नहीं है, भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारा, तो जब ये पानी आता है इसे क्यों नहीं हम रोक पाते? काश हमारे हुक्मरानों को इद्दत जैसे केस बनाने से फुर्सत होती और वो ये सोचते कि यार चलो आप हमारे मकान पक्के नहीं कर सकते, हमारी छतें पक्की नहीं कर सकते, और कोई ऐसा निजाम ही बना देते कि ये पानी हम रोक लेते। यार जमीन का जो वाटर लेवल है पाकिस्तान का, आप हैरान हो जाएंगे कितना नीचे चला गया। ठीक है, हम कभी उसकी रीजन क्या है कि जब मसनूई मैंडेट लेके लोग आके ऊपर बैठते हैं तो उनकी तरजीहात भी डिफरेंट होती है, उनकी सोच भी डिफरेंट होती है, और एक लीडर का विजन जो होता है वो आम आदमी से कहीं आगे देखने का होता है। लेकिन अगर छोटे कद के लोग हों और वो आगे देख ही ना सके तो फिर हम क्या कर सकते हैं? राना साहब, लीडर का विजन की अगर आप बात कर रहे हैं तो 1 बिलियन ट्री, ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट था। क्या हुआ, एक जगह पे पौधे लगाए जाते थे, वहीं से उखाड़ के फिर दूसरी जगह पर लगा दिए जाते। करप्शन कहीं ये पे भी तो देखें। आई एग्री, करप्शन कहीं पे भी है, वो उस पे लानत हमें भेजनी चाहिए। लेकिन एक लीडर ने खुद जाके तो पौधे नहीं चेक करने, उसने तो एक प्लान देना कि यार अगर हम 1 बिलियन ट्री लगाते हैं तो इसका ये इंपैक्ट बनेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है कि नहीं? आगे अगर करप्शन हो रही है या जो भी हो रहा है तो उसमें वो खुद जाके नहीं गिन सकता ना, उसे पता है, उसने तो एक लाइन दिया। अच्छा, अगर आप उनको कह रहे हैं तो फिर मरियम नवाज ने वो जो ग्रीन बेल्ट और वो रंग कर दिए थे, वो भी करप्शन आई, फिर वो भी ना गिने। अली अमीन ने जो 12 करोड़ के बिस्किट खा लिए, वो सबने खाए, सारे सबने खाए, फिर उसको अकेले। एग्जैक्टली, सुन ले, मैं ये जो तोड़ फोड़ है ना, मैंने इसे कभी करप्शन नहीं कहा, मैंने इसे नाअहली, रंग कर दिए, जी नाअहली और गफलत कहा। ठीक है ना, मैंने इसे ये कहा कि ये नाअहली और गफलत है इन लोगों की, ये इन्हें ये नहीं पता। और दूसरी बात ये, जब मैं किसी को करप्ट कहता हूं ना फिजा साहिबा, तो मैं करप्ट उसको कह रहा होता हूं जिसने बाहर कोठियां बनाई, बंगले बनाए, कारोबार बनाए, अपने बच्चों को सेटल किया, बाहर सारा कुछ किया, मैं उसे करप्ट कहता हूं। वो कह रही है मेरी पाकिस्तान तो क्या, बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई कौन कह रहा है? ये एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ था, पता नहीं तो वो दूसरा क्लिप नहीं, फिर आपने लगता है देखा जो उसके बाद आया था। जी, कौन कह रहा था ये कि मेरी लंदन क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, ऐसे ही कुछ। क्लाइमेट चेंज बड़ा जबरदस्त मौजू है। वो कहना कहते मेरा अपना वेदर चेंज ना हो जाए। आप क्यों ऐसी बात करती हैं कि जिस पे राना साहब को फिर वजाहत देनी पड़े?
कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें हों। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं दूंगा जवाब, पूछ लीजिएगा मुझसे। चले, मैं आपसे पूछ लूंगी, बाद में आप कहेंगे मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया नहीं, था, नाम याद लेके है? कह दूंगा। उसने- चले आप अच्छा खैर है जी, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं जी। अच्छा खैर, अब जाहिर है क्लाइमेट चेंज ऐसी सूरत हाल है जो बनी हुई है, कोई एक हुकूमत आकर इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको, राज साहब, पहले होते थे बागात होते थे, पार्क्स होते थे, इवन लोगों ने घरों में पौधे लगाए होते थे। अब ऐसा कल्चर नहीं है, और कोई आगाही इस हवाले से भी नहीं दी जाती, ना बच्चों में, ना स्कूल कॉलेजेस में, ना ये मीडिया पर कोई अपनी तस्वीरों वाले इश्तिहार आ जाने हैं, ये वाले इश्तिहार नहीं देने। देखिए, अभी राना साहब बात कर रहे थे कि ये ग्लोबल एक इशू है, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया का ये मसला है, लेकिन दुनिया जितनी स्पीड से इस पे काबू पा रही है उसकी मिसालें दुनिया में नहीं मिलती जी। मतलब थाईलैंड के 2 सिटीज़ ऐसे थे, सिंगापुर था, उन्होंने अपना टेम्परेचर कई गुना नीचे कर लिया। जापान को देखें आप। और किया क्या कि वहाँ दीवारों के ऊपर उन्होंने बेलें चढ़ा दी, वहाँ पे जगह जगह उन्होंने पौधे लगा दिए, पार्क्स आबाद कर दिए। ऐसा थाईलैंड का मैं खुद देख के आया हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम तो 4, 5, 6 दर्जे टेम्परेचर नीचे ले आए, नॉर्मल में हम लोग आ गए। इसी तरह इंडिया के अंदर उन्होंने लेजिस्लेशन कर दी है कि कोई शख्स घर नहीं बना सकता वो इतने पौधे लगाएगा, डिज़ाइन के साथ उसको लाजमी करार दे दिया है। इसी तरह और कई कंट्रीज़ हैं जिनका हम मिसाल दे सकते हैं कि उन्होंने अपना वेदर चेंज किया, अपने सिटीज़ चेंज किए, पोल्यूशन ख़त्म किया। तो ये मसला ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि हाथों पे हाथ रख के बैठे रहना भी कोई अक्लमंदी है नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप दरख्त नहीं लगा रहे। यहाँ गर्मी आती है तो गर्मी चलती रहती है, सर्दी आती है तो सर्दी चलती रहती है, बारिश आती है तो फिर रुकती नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लाहौर के अराउंड की आप बात कर लें, यहाँ पे एक लॉ है कि जो ग्रीन ज़मीन है, लैंड है, वहाँ पे सोसाइटियाँ नहीं बन सकती ना करें। यहाँ पे ये law पिछले लॉ है, पिछले एक चीफ मिनिस्टर साहब के साहबजादे ने क्या किया, रातों रात ग्रीन को ब्राउन, ये लॉ चेंज ही नहीं हो सकता, ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है मास्टर प्लान एलडीए का कि ग्रीन ब्राउन एरिया में सिर्फ हाउसिंग हो सकती है, ग्रीन में नहीं हो सकती। उसने क्या किया कि रातों रात 20 करोड़ रुपए का, 30 करोड़ रुपए का, 40 करोड़ रुपए का ऐसे पैसे जाते थे थैला, ग्रीन को ब्राउन बना दिया जाता रातों रात। एलडीए के अफसरान आते थे, कागजात में जी, कागजात में नहीं, ऑर्डर कर देते थे कि ये एरिया आपने खरीदा, उसने कहा जी मैं फंसा हुआ हूँ, ग्रीन है, मैं हाउसिंग नहीं कर सकता, वो ये बहुत ऊपर बड़ा स्कैंडल था। कदगन लगी हुई है। तो उसने कहा उन्हें ब्राउन कर देने, अगला मसला है, ऑर्डर कर दिया, ब्राउन हो गई, वो सुबह उधर सोसाइटी बना लेते थे। अब इस पे आप कोई कम अज़ कम को 5000 सफ़े की रिपोर्ट बन के नैब में गई है। जिन एलडीए के अफसरान ने ये सारा कुछ किया था, अब वो वादा माफुआ बन गए उधर कि जी वो हमसे तो ये करवाया गया और ऐसे करवाया, यानी पहले करने के पैसे, फिर वादा माफुआ बनने के पैसे, और कल को दूसरे आएंगे तो फिर वो अपना बयान वापस लेंगे, उसके अलग पैसे। ठीक हो गया, क्या तो बात ये तो है? ड्रामा चल रहा है। देखिए दिहाड़ियां लग रही हैं। तो इस तरह क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो रहा है, तो जब हाउसिंग पूरे कर देंगे, ग्रीन एरिया खत्म कर देंगे, तो बनेगा क्या? ऐसे ही बात है। अच्छा, वहाँ पे कौन सी सोसाइटीज बन रही है, कोई नाम लेना पसंद चलें। करें? एक नहीं, बहुत कितनी ज्यादा बन है। रही है, ना ही नाम ले तो बहुत बेहतर ही ज्यादा है। राना साहब, पेरिस के अंदर ये लॉ पास कर दिया गया है। लॉ क्या, वो कह रहे हैं कि 2035 तक कोई भी फ्यूल वाली गाड़ी पेरिस के अंदर एंटर नहीं हो सकती है। अभी जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, टोक्यो है, ये उन्होंने जो उनके स्पेसिफिक जो बहुत रश वाले एरियाज़ हैं, जो जिसको डाउनटाउन कहते हैं, डाउनटाउन में कोई फ्यूल वाली गाड़ी नहीं आ सकती, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। हमारे यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलने लगी थी, कहाँ गई? नहीं, ये ई टैक्सी का भी मैं सुन रहा हूँ कि शुरू होने जा रही है। अच्छा, अगर मरियम साहिबा ये 2, 3, 4 काम कर दें ना, जिसमें क्या नाम है, ई टैक्सी है, फिर क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, पॉल्यूशन के हवाले से भी खासा काम हो रहा है। अगर ये कर दें तो ये पंजाब पे बहुत बड़ा एक एहसान होगा। बिल्कुल ठीक है ना। जो आपकी वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उसने एक अवेयरनेस मीडिया में मुहिम भी चलाई और उससे लोगों को आगाही हुई कि भी पॉल्यूशन कैसे रोकी जा सकती है। अगर आप किसी चीज़ पर संजीदगी से करें तो बेहतरी हो सकती है। लेकिन असल बात यह है कि आप अगर किसी मामले में इतने ज़्यादा कमिटेड हो कि गाड़ी नहीं आने देनी, ठीक है। यहाँ पे आलम यह है कि एक दफ़ा मोटरवे पे जो लिमिट थी
वो 120 थी। उसको जी ठीक तो है, हाँ जी। एक बड़े आदमी के बेटे ने वहां से गुजरना था और उसने 140-50 पे गुजरना था, फुल स्पीड सही है, ठीक है ना। तो change फिर कर वो दी। 120 के जितने बोर्ड थे हटाए गए यस, ताकि वो 140-150 की स्पीड से 60 जा सके, 160 की स्पीड पे जा सके। साड़ी गड्डी जेडी है 35 तो उत्ते नहीं जाती, उनकी गाड़ी 160 के ऊपर चल रही होती है और उनकी आपको देख नहीं सकता। ऐसे में आप इस 2 नंबर मुआशरे के अंदर, 2 नंबर कानून के अंदर, आज आपको पता है इंसाफ का आलमी दिन है जी, और मैं बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदा हूं कि मैं आज इंसाफ का लफ्ज पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकता हूं। इससे बड़ी मेरे लिए शर्मिंदगी कोई नहीं कि हम भी पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने इंसाफ का आलमी दिन मनाया, जबकि हमारे उससे ताल्लुक ही कोई नहीं। किसी दौर में एक बंदे ने अफगानिस्तान, तो उससे कहा तुम क्या, उसने कहा जी मैं अफगानिस्तान में वजीर रेलवे हूं। तो उसने कहा कि अफगानिस्तान में तो रेल होती नहीं। कहता तो तुम्हारे यहाँ वजीर कानून कहां से होता है, ठीक है ना। तो इस ऐसे मुआशरे जहाँ इंसाफ ही कहीं ना हो, वहां पे आप जो मर्जी करते ना, क्या फर्क पड़ता है। सही है, इंसाफ ही ना हो वहाँ पे। जब अपने केसेस ख़त्म करवाने होते हैं सिर्फ इंसाफ तभी होता है, उसके बाद नहीं होता। फिर जब वही लोग ऑपोजिशन में चले जाते हैं फिर उनके लिए इंसाफ का दायरा कार मुख्तलिफ हो जाता है। हमारे यहाँ पर इंसाफ शख्सियत के देख के, चेहरों को देख के किया जाता है। एक ब्रेक। ये सब कयास आराइयाँ कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नहीं चल सकते हैं, एक दूसरे को टफ टाइम देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नून लीग वालों से हाथ मिला लिया जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इनके साथ बैठने को, बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा हो चुका है। KPK असम्बली के अंदर बिला मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं होगा, बल्कि एक फार्मूला तय पा गया है कि 11 सीटों में से 6 मिलेंगी हुकूमत को, 5 मिलेंगी अपोजिशन को, और बाकी जो जनरल नशिस्तें हैं उनमें से 5 आई गेस मिलने जा रही हैं हुकूमत को और बाकी 3-4 जो हैं वो मिलेंगी अपोजिशन को। इतना सिंपल स्वीट फार्मूला तय पा गया है। राज साहब देखा, इसको कहते हैं दरमियानी राह। मुफाहमत ये होती है, बगैर कोई शोर शराबा किए मामले तय हो गए हैं। आप देखिए, पढ़ी लिखी टर्म यूज़ कर रही है, दरमियानी राह। तो माजी में नज़रिया ज़रूरत भी तो इसी तरह पढ़ा लिखा एक फार्मूला था, जो आज तक कहते हैं कि जी फ़लाने जस्टिस ने नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसला किया। तो नज़रिया ज़रूरत क्या होता है? यही होता है कि इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर PTI के लोग हैं उनकी पॉलिसी और है, जो पार्लियामेंट के बाहर लोग हैं उनकी और है। सलमान अकरम राजा साहब और बढ़ के मार रहे हैं, अलीमा खान बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और खान साहब जो जेल के अंदर है वो अपनी अलग से कहानी सुना रहे हैं कि मेरा नैरेटिव ये है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अली मीन गंडापुर साहब अपना चूरन बेच रहे हैं, और जिन लोगों ने काम डालना था उन्होंने काम डाल दिया। अब देखिए ना, इसका मतलब ये है कि आज पार्टी के इन लोगों ने सारा नैरेटिव जो PTI का था दफन कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ हाथ भी मिलाया, उन्होंने डील भी की, उन्होंने अपने लोगों को सिलेक्ट करवाने का सारा प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। अब तो मोहर लगना बाकी है, स्टैंप लगेगी और बात ख़त्म। सवाल ये है कि PTI किस तरह ये बात कर रही है कि हम तहरीक चलाएंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे, इतनी मज़ामत करेंगे, और बम बांध के पता नहीं कितनी फ्रेंडली ऑपोजिशन मिली है किस हुकूमत गाड़ी के नीचे, हम विगो डालो के नीचे बम बांध के लेट जाएंगे। भाई आप ये नहीं कर सकते, खुदा के लिए अगर नहीं कर सकते तो चुप करके सुलह कर लो, मुल्क में चलन दो, अपने मामला भी सीधे करवाओ। सही है। अब ये लोग जो हैं ये तो सारे समझ गए हैं, जैसे पीपल्स पार्टी 70 की दहाई में जो कुछ हुआ और उसके बाद वो टोटली मफाहमती हो गए, और आज तक पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो मिसालें देते हैं कि भाई 9.5 जो कुछ हुआ है ना उसके बाद हम समझ गए हैं। तो अभी PTI के ये सारे लोग वो हैं जो मुझे लगता है समझ गए हैं। लोग आजकल इनको सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं, लेकिन फैसल जवेद साहब हैं, इमरान सईद साहब हैं, और बाकी जो लोग जिनके नाम हैं, इमरान सईद साहब तो खुद मुज़ाहमती हैं। अब एक और ब्रीक सी बात है, तो लगता ये है कि इमरान सईद साहब का भी नाम अगर आ गया या फैसल जवेद का आ गया तो इसका मतलब है ये भी मफाहमती हो गए। अब बेशक ये गायब हैं इमरान सईद साहब, लेकिन ये मज़ाहमती नहीं रहे, ये मफाहमती हो गए,
और पूरी पार्टी ने मिलकर इमरान खान का नैरेटिव दफन कर दिया है। सही है। और ये सारी की सारी पार्टी ने एक फैसला दे दिया है और मैसेज दे दिया है कि वो मुफाहमत की तरफ चलेगी हॉर्स ट्रेडिंग अब अभी भी, जब फॉर्मूला ही तय हो गया है, इतनी फ्रेंडली ऑपोजिशन, खवातीन, टेक्नोक्रेट, हर नशिस्त के लिए आपस में सेटलमेंट हो चुकी है, अभी भी कोई हॉर्स ट्रेडिंग के चांसेस हैं? तो सुना था कि वो रियासत मुखालिफ है, तो कैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया उसे? ये हुकूमत ने दिल बड़ा किया। नहीं, सॉरी, ऑपोजिशन ने, बड़ी बात है। केपीके अच्छा, में तो मुफाहमत जो है हुकूमत कर रही है, जो ऊपर बैठी है वो मुफाहमत कर रही है, और जो नीचे बैठ के सारी चीजों को कर रहे हैं वो बगावत कर रहे हैं। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग बगावत कर रही है, और जो हुकूमत है वो मुफाहमत कर रही है। यार क्या फार्मूला है आपका। मुराद सईद के नाम पे पीएमएलएन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा तो किया। मुफाहमत पीटीआई कर रही है, लेकिन मुफाहमत पीटीआई कर रही है। क्या बात है। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ठीक है ना, लेकिन इससे एक पॉजिटिव चीज सामने आई है। इसमें भी पॉजिटिव, हाँ, बहुत पॉजिटिव है। इससे पाकिस्तानी कौम के अरबों रुपए बच सकते हैं। जी, मैंने ये तभी तो कहा है, ठीक है ना। और ट्रेडिंग आप छोड़े इलेक्शन, कमरे में बैठे कहें भाई इतनी सीटें तुम्हारी, इतनी हमारी, ठीक है। अच्छा भाई पंजाब तुम ले लो और सिंध हमें दे दो, ठीक है। और पीछे से फजलुर रहमान वो एक बैंक का आता था ना, मेरा बैंक, फिर एक बच्चे के बाद आते थे मेरा भी तो है, तो फिर फजलुर रहमान साहब के मैं किथे, कोई तू चल यार, तू ना कश्मीर ले ला। वो कहा नहीं कश्मीर छोटा है, मैंने नहीं लेना। कहा अच्छा चलो फिर तुम ऐसा करो, गिलगित बल्तिस्तान। ओ नहीं वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं खाने पीने की, तो अच्छा चल यार तू केपी बंदरबाट कर ले। फिर इलेक्शन किस चीज के, मैंडेट किस चीज का, वोट का एहतराम किस चीज का, खत्म करे ना। ये वोट को इज्जत दो और वोट को फला दो। क्यों कर रहे हैं ये? तो क्रेडिट जा रहा है आली अमीन गंडापुर को, वहां पर हुकूमत पीटीआई की है, ये तो उनको क्रेडिट जाता है। तो जो नीचे उनसे वो सारा वो इतने मुफाहमती बने, रिपब्लिकन है, वो क्या कहते हैं डेमोक्रेट, वो अमेरिका से आए हुए, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो आज मुराद सईद को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि ये तो बड़ी करप्ट हुकूमत है और हम इसको हटा के छिदम दिल लेंगे और हम इसको जनाब अली इस तो आज वो क्यों वहां पे जाके वो उसके साथ सारे मामला सेटल कर रहे, क्या वजह हुई है? चले तो वो तो चाहते हैं कि शोर शराबे के बगैर हमें सीटें मिल जाएं, वैसे शायद हमें ना मिले, इस तरह मिल जाए। लेकिन केपीके को क्या जरूरत पड़ी है? भाई उन्होंने अपने बंदे सारे ले लिए जो चाहिए थे। अच्छा। मुराद सईद अगर सेनेटर बन जाएगा, उसे कवर वो पेश होता है या आता है या नहीं मुझे नहीं पता। अगर इलेक्शन है ना, अगर तो हो सकता है कि सेनेट के अंदर आए हल्फ उठाने के लिए, मुड़ के पता चले बस आए थे, वो अब पता नहीं कहाँ है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने सारे बंदे जो उनके सिलेक्टेड थे, और ये वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान ने अप्रूव किया, ये जहन में रखिएगा। अच्छा। हाँ, बैरिस्टर सैफ ये फहरिस्त लेके गए थे अडयाला इमरान खान से अप्रूवल लेने, ये इस एवेन्यू हुई हुई। ये हुकूमत के उम्मीदवार हैं मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, मिर्जा आफरीदी हैं, पीर नूरुल हक कादरी हैं, जबकि ऑपोजिशन के हैं मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज मोहम्मद जो हैं वो इसमें होंगे, जबकि आज़म सवाती जो हैं वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आएंगे। आज़म सवाती का एक अहम केस में आज नैब की पेशी भी थी, हम उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन राज साहब, ये जो फार्मूला तय पाया है ये सेनेट के अंदर, ये काया कैसे पलटी है? बीच में कौन था जिसने इन दोनों को कहा है कि बैठो और चुप करके आपस में डिसाइड कर लो? मेरा ख्याल ये मुकमका है और बड़ा वाज़ेह तौर पे तो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। मुराद सईद की को शक्ल देखने को तैयार नहीं था और नून लीग की पीटी शक्ल देखने को तैयार नहीं थी। अब राना साहब ने जो पॉइंट इस पे लिया है कि जी वो नून लीग भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने कैसे कर लिया? सवाल तो एक ही है, नून लीग तो पहले दिन से कह रही है कि भाई हमारे साथ बैठो, हमारे साथ चलो, से दोस्ती कर लो। पीटीआई कहती है हमने दोस्ती नहीं करनी भाई, किस चीज़ की दोस्ती करें? आप तो हो ही करप्ट, आप तो पीपल्स पार्टी तो पता नहीं क्या है। बड़ा दिल का मुजाहरा हुआ है। आप देखिए पंजाब असेंबली के अंदर भी वो जो 26 अरकान थे, वो फॉर्मूला भी तो तय पाया ना कि अगर उनका ऑपोजिशन लीडर बोल रहा है तो आप एहतजाज नहीं करेंगे। मरियम नवाज अगर बोल रही है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। पंजाब असेंबली सेटल हुई, लाहौर में अली अमीन गंडापुर साहब का कामयाब दौरा लाहौर, फातेह लाहौर, ये फार्मूला सेनेट वाला, ठीक है। हर तरफ आपको इसकी इंडिकेशन और मैसेज मिलेगा। हुआ यह है कि गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है। गवर्नमेंट ने उन्होंने एक चीज़ थी जिसकी कीमत थी 100 रुपया, उसकी 500 रुपये कीमत बता के 450 दी भेज देती। यानी विनर तो गवर्नमेंट है कि उन्होंने पहले इंगेज किया, पहले डराया। पंजाबी में इसको कहते हैं कि मौत दिखा के ना तो बुखार ते राज़ी कर लेना।
यानी अपोजिशन को उन्होंने इतना डराया, तलवार लटका के ना, कि आपकी सीटें जा रही हैं, आप ये हो जाएगा, ये जो 9 पंजाब मई असेंबली में हुआ है। 9 मई पंजाब की सीटें भी जा रही हैं, 26 नायल हो लोग। जाएंगे, मुअत्तल हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे, 9 मई आ गया, पर्चे मुकदमे सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ है कि मफाहमत की बातें शुरू हो गई। अब साथ ही उन्होंने वो अपना फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का। तो ये सारी चीज़ें जमा करके तो सारी अपोजिशन को, पीटीआई को डरा धमका के इस फार्मूले पे ले आए कि जो हम फार्मूला देंगे उसको एक्सेप्ट करें। अब वो सारा फार्मूला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब वक्त तो ये था, वो कहते हैं ना असर के वक्त रोज़ा तोड़ने वाली बात है। आपने इतने डंडे खाए हैं, इतनी जद्दोजहद की है, अब वक्त था मज़ामत का। और बानी पीटीआई ने कहा था कि पीक के ऊपर ले जाओ तहरीक को, तो पीक के ऊपर ले जाने की बजाय आप उनके साथ ही बैठ गए, दोस्ती कर ली है। तो अब जब पार्लियामेंट के अंदर आपने मुकमका कर लिया, पंजाब असम्बली में कर लिया, सैनेट में कर लिया, बाहर कर लिया, टी ब्रेक इकट्ठी कर ली, जफियाँ डाल ली, तो उसके बाद 5 अगस्त हो या 10 अगस्त हो, अलीमा साहबा इस तरह मैसेज ला के बताती रहेंगी, 5 अगस्त गुजर जाएगी। अच्छा, ये पंजाब असम्बली वाला जो राना साहब इशू है, 26 लोग हैं, अब वो वोट भी कास्ट कर सकेंगे और वो एक दूसरे की, अगर उनका अपोजिशन लीडर बोल रहा है तो ये नारे नहीं लगाएंगे, मरियम नवाज अगर बोल रही है तो ये नारे नहीं लगाएंगे। दिस इज़ गुड एक्चुअली। चले, एक हेल्दी डिबेट होगी। क्या पंजाब के अंदर भी हम ऐसे ही देखेंगे, 4 तुम्हारी सीटें, 8 मेरी सीटें, 2 टेक्नोक्रेट की हैं, इसी तरह सेटलमेंट हो जाएगी? अच्छा, नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि पीटीआई ने कैसे मुकमुका कर लिया। उन्होंने तो अपने बंदे डंडी पट्टी वापस लिए। एक स्पीकर जो कह रहा था कि मैं तो इन्हें बिल्कुल नाअहल कर दूंगा, उन्होंने तो डंडी पट्टी उन्हें वापस ले लिया। 26 लोग के 26 वापस आ गए और वो वोट डालेंगे पीटीआई को, डालेंगे, ठीक है ना। तो फिर इसमें नाकामी किसकी हुई? इसमें कहां पे मुकमुका हो गया? उन्होंने डंडी पट्टी अपने बंदे वापस लिए हैं। मुकमका केपी असेंबली और में, मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा तो हूं। उनकी सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट किस चीज की हुई है? अगर आप मेरा कोर्ट ले जाएं, ठीक है, और मैं आपसे अपना बदोबदी जबरदस्ती अपना कोर्ट वापस ले लूं, तो कोई सेटलमेंट है? मैंने आपसे अपना कोर्ट वापस लिया है, नहीं, अब अपना rules आ राइट गए, वापस अब लिया है। रूल आ गए ना। नहीं, क्या आ गया? रूल्स ये आ गए कि अगर और ये आप रूल्स तो आइन में लिखा हुआ है कि सारा का हमारा जो निजाम हुकूमत है वो कुरान और सुन्नत के ताबे होगी और हम सूद के अंदर कारोबार करते। रूल्स में लिखा है। और एडा रूल्स जेड़ा स्कूल के बच्चियां दा कि सुबह आएंगे, पीटी में ऐसे खड़े होंगे और वो हाजिरी यूं लगाएंगे, वो कल ही देखिएगा क्या होता है। ये वोट डालने, कल ही देखिएगा क्या होता है। ये असम्बली है, ये स्कूल की असम्बली है जिसमें बच्चे टाई बांध के लपे आती है, दुआ बन के, तो तमन्ना मेरी। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बात छोड़ दें। उन्होंने सेफ साइड मांगी अपनी कि अब हम आपको वापस ले, तो कुछ तो कहें कि जी हमने ये किया है, ठीक है ना। हाँ, मैं एक बात ऐसा क्या कर लिया 26 अरकान ने कि पूरी की पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन राम हो गई? अगर वो क्या कर लिया उन्होंने, बताएं। अगर ये 26 अरकान आज वोट ना डालते तो जो इस निजाम के ऊपर धब्बे लग गए ना, ये सबसे ज्यादा धब्बा होता। ये इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं था। अगर 26 लोगों को निकाल दे, किस रूल से निकाल सकते हैं? क्या आइन कहां कहता है कि किसी को एहतिजाज करने पे आप निकाल दें? आइन ने कहां लिखा हुआ है कि जी जो पार्लियामेंट होती किस लिए? पार्लियामेंट एक पॉइंट है जहां पे आप अपने कौम का कैथारसिस करते हैं। अरकान असेंबली चीखते हैं, चिल्लाते हैं ताकि सड़कों के ऊपर वो लड़ाई ना हो। अच्छा, आप अगर उनसे वहां पे राइट छीन लेंगे, हक। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान जब इसने स्पीच की थी कौमी असेंबली में वजीर आजम बनने के बाद, तो कान पे वो टूटियां लगाई हुई थी। मैं समझ रहा था कि शायद गाने सुन रहे हैं, मुझे किसने कहा वो लगाई हुई है ताकि ये शोर ना जाए। वो सब लगाते हैं, शहबाज शरीफ ने भी लगाई। हाँ, तो फिर यही मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में आप कैसे किसी की जबानबंदी? उन्होंने अपनी ताकत से 26 लोग बहाल कराए, नहीं तो ऐडी हिम्मत सी तो रोक के दिखा देंगे। 26 लोग ताकत से बहाल हुए हैं, क्या बात है राना साहब। पता नहीं है वो ताकत का चश्मा कौन सा था जो नजर नहीं आया। मैं ब्रेक में आपसे पूछती हूँ, एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल नैब में ये केस है और आज उसमें आज़म सवाती जो है वो पेश भी हुए हैं, जिनमें उनका नाम है। पता नहीं कितने 77 के करीब गाड़ियां की गई हैं, जिसपे फॉर्च्यूनर है, BMW है, फिर इसके अलावा 3 किलोग्राम सोना है जिसको नैब ने अपनी जब्त में ले लिया है। कुछ 70-75 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। 25 करोड़ की रिकवरियाँ की गई हैं। मतलब इट्स अ ह्यूज स्कैंडल जिसको ये इसको प्रोसीड कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसमें आज़म सवाती और जो कॉन्ट्रैक्टर है मोहम्मद अयूब, उन्होंने मिलकर जो है वो डील्स की हैं और इसके बाद ये सारा स्कैंडल सामने आया। जबकि आज़म सवाती ने कहा है कि मैंने जो मकान बेचा है मैंने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस भी जमा करवा दिया है, तो पता चल जाएगा ये क्या होता है। राना साहब, ये तहरीक और तब्दीली लाने वाले और ये इतने इतने बड़े करप्शन के स्कैंडल्स में ये मुलव्विस निकल रहे हैं, इटसेल्फ इन पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एंड PTI स्टिल इनको नैब के लिए, उसके सेनेट के लिए सेनेटर बनवाने जा रही है इनको। वाई? अभी तो आपको तो अपने कुछ किया ही नहीं था, सुने तो सही है क्या क्या। आप कहेंगे कि हैरान हो जाएंगी। 73 अकाउंट्स हैं, उसमें से 5 अरब रुपए मिल चुके हैं। मुबारक। अच्छा जी, 3 किलो सोना मिल चुका है। अच्छा, 75 कनाल अराजी बाजियाब हो चुकी है। 109 जायदादें मिल चुकी हैं। 17 अरब रुपए की वैसे रिकवरी हो गई है। अच्छा, फिर सुनो, 36 घर, 25 फ्लैट से, ये घर वो नहीं मेरे को 5 मरले वाले, अच्छा ठीक है ना, ये फ्लैट भी वो नहीं जिदे जिक पखा लगा होता है। 36 घर, 25 फ्लैट, 12 प्लाजे, 12 हाई प्रोफाइल दुकानें। अच्छा, फिर उसके बाद 4 फार्म हाउसेज, फिर जनाबली 77 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW, ओडी, फॉर अनफॉर्चुनेट, पता नहीं क्या क्या। ये तो पूरे का पूरा एक शहर है विद इन सिटी। ये आटे के, ये चावल का एक दाना है पाकिस्तान में करप्शन का। अभी अगर आप थोड़ा ऊपर जाए तो आपकी तो आंखें खुली खुली रह जाएंगी। खरबों रुपए पाकिस्तान से चले गए, ठीक है। वो PTI हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, जो लोग इस मुल्क का खून चूस रहे, जो इस मुल्क की जड़ों में बैठ गए, वो किसी भी पार्टी के लिए भी है। मैं तो कह रहा हूं चौक में खड़ा करके उन्हें फांसी दें, उनको सेनेटर बना रहे हैं, ना बनने देना। हमारा इलेक्शन कमीशन इतना अजीम इलेक्शन कमीशन है, कहते हैं एक सजा, एक जुर्म पे एक दफा सजा होती है। जो जमशेद दस्ती को पिछली दफा इसलिए उनकी रुकनियत कैंसिल हुई थी कि जो उनकी डिग्री जाली थी, वो फिर जीत के आ गया। फिर तो उसी कह वो देती जाली है, तो आपने उन्हें क्यों उनके कागजात मंजूर किए थे? अगर जाली डिग्री पे आपने उन्हें किया था तो दोबारा चेक क्यों नहीं किए थे आपने? इसी तरह ये सारा जो प्रोसेस है, आजम स्वाति साहब के ऊपर मैं वैसे उनके साथ हमदर्दी रखता हूं, उनके साथ माजी में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था कभी भी। इस सतह पे हमें अपने सियासी मुखालिफिन को नहीं वो गाय वाला मुकदमा भी तो हुआ था ना, गाय वाला। इससे पहले भैंस वाला जो है वो परवेज चौधरी परवेज इलाही साहब के वालिद साहब पे भी हो चुका है, ठीक है। और फवाद चौधरी के ऊपर भी बकरा चोरी का मुकदमा हो चुका है। मतलब तुसी चोरियां ठीक कर लो यार, लेकिन ये जो करप्शन है ये तो काबिल शर्म है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि PTI को भी चाहिए था कि वो आजम स्वाति को टिकट ना देते जब तक वो क्लियर नहीं होता। अब वो क्लियर, अब तो अगले 25 साल नहीं होने देते। लोगों के ऊपर जो केसेस चल रहे थे, अब मैं मिसाल के तौर पे नवाज साहब और जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे थे तोशा खाना के, वो पिछले 15-20 साल 30 साल से चल रहे हैं, उनका फैसला नहीं हुआ, इमरान वाला हो गया। हाँ जी। तो मैं सब कहता हूं कि ये चाहे आजम स्वाति हो या कोई भी हो, करप्शन करता है वो मुल्क का दुश्मन है, उसे सजा दे। लेकिन ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि इसमें हमने पिक एंड चूज रखा हुआ है। अच्छा जी, पिक एंड चूज वाला मसला नहीं है राज साहब। ये जो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इस पर तो वैसे हुकूमत को भी नहीं अप्रूव करना चाहिए उनका नाम, जब उनकी नैब में इतनी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सिर्फ वो नहीं है जो बंदों को टारगेट करते हैं और बंदों को मारते हैं। ये माशी दहशतगर्द उससे भी बड़े दहशतगर्द हैं, और पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा मसला माशी दहशतगर्दी है। राना साहब ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने रखी, चलो मैं भी इसका कुछ हिस्सा आपके सामने पेश कर देता हूँ। 77 लग्जरी गाड़ियाँ जिसकी 1 बिलियन प्राइस है, जो उन्होंने नाम भी बड़े अजीबोगरीब लिए। 25 अरब रुपए की इसके अलावा प्रॉपर्टी है, और 1 अरब रुपए का तो सिंपल कैश बरामद हुआ, और 10 इसमें अफसरान भी शामिल है, बैंक के कैशियर शामिल है। और जो अयूब साहब हैं कंट्रैक्टर, उन्होंने घर ख़रीद के भाईजान को दिया आज़म स्वाति साहब को, उसके भी सबूत नैब के पास आ गए जी। अच्छा, ये सारे दस्तावेजी सबूत और
रिकवरीज और पैसे और हर चीज़ नैब के पास पड़ा हुआ है। आज़म स्वाति साहब इतने अजीम आदमी हैं, वैसे तो बारिश भी है माशाल्लाह। वो रेलवे के मिनिस्टर थे और लाहौर में एक क्लब है रॉयल पाम क्लब, तो उसको एक दोस्त को लाके उसके ऊपर उन्होंने बिठा दिया और वो उसको दे दिया। बड़ा शोर मचा, पूरा मीडिया उस पर जागा, रौला पड़ा, फिर जाके उसका नोटिस हुआ और फिर रातों रात उस बंदे को भगाया गया। अमेरिका से ला के अपने दोस्त को बिठा दिया। मैंने बल्कि उस पर एक स्टोरी की थी, तो मुझे इनका बेटा एक वकील है, उन्होंने एक नोटिस भेज दिया, तो मैंने उसके बाद उसको फेस किया, तो बाद में नोटिस उन्होंने कभी भेजा ही नहीं, बस वो नोटिस ही गायब हो गया और ख़ुद भी गायब हो गया और जाने का नोटिस। तो मेरा ख्याल है कि स्वाति साहब पुराने वारदाती हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक आज़म स्वाति नहीं है। यहाँ पे हर उजड़ी एट पुटोगे तो थलो आज़म स्वाति निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे हर पार्टीज़ के अंदर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन बाकी पार्टियों को तो चलो वो तो सारे इमरान खान साहब और पीटीआई बनी इस बेस के ऊपर थी, तरीके इंसाफ, यानी इंसाफ देंगे कि ये सारे करप्ट हैं, नवाज शरीफ करप्ट है, बेनज़ीर करप्ट है, ज़रदारी करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है और हम ठीक हैं। अब उनकी पार्टी के अंदर अल्लाह के फजल से इतने बड़े बड़े स्वाति और बड़े बड़े अली मीन और बड़े बड़े फरागोगी, पता नहीं क्या क्या फरागोगी और बुजदार, वो इतने निकल आए हैं कि जिन्होंने बिलियंस रुपए के डकार मार के पूछे ही नहीं किसी से, और इतने गंदे तरीके से पैसे लिए और इतने नंगे पैसे लिए। वो एक तो होता है ना, कोई तरीके सलीके से, कोई अक्लमंदी से, कुछ छुपा के, कोई लुका के, ओपनली पैसे लिए कि डीसी लगवाना है दो 5 करोड़, एसपी लगवाना है दो 4 करोड़। तो ये उन्होंने सारी एक तरह से कालक पीटीआई और इमरान खान के ऊपर मली है। और ये इस तरह की जो सिलेक्शन है, अभी भी इस पर मेरे ख्याल में सोचना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि बड़ी उम्र पड़ी है भाई, अगर आप क्लियर हो कि इसमें आ जाएंगे तो आप सीनेटर बन जाए, लेकिन मुसीबत यह है कि सीनेटर तो बनाना है, राइट, सीनेटर जरूर बनाना है क्योंकि पैसे हैं उनके पास। और यहाँ पे किसको नहीं पता कि बलूचिस्तान से और केपी से सीनेटर कैसे बनते हैं। वो बोरियों में पैसे लेके आते हैं, वो मेंबर्स खरीदते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। एक वक्त था कि अमार खान सीनेटर, वकार खान और गुलजार खान, एक पटवारी साहब थे, उसके बेटे हैं, वो घर के 3-4 सीनेटर बन जाते थे। अभी बड़ी मुश्किल जान छोड़ी है उन्होंने पाक अरब सोसाइटी और पता नहीं किस किस नाम से करप्शन की तबाही की है, और अब जाके जान छूटी है। वो इस फैमिली के 3-4 बन जाते थे। सही है। और हर दफ़ा क्या करते थे, बोरियों में पैसे लेते थे, बंदे खरीदते थे और बन जाते थे। तो ये एक बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो करप्ट एलीट है उसको सलूट मारा जाता है, और जो गरीब आदमी बेचारा को 100-200 की चोरी करता है, बेशक वो भूख की वजह से करे, वो वहाँ पे कानून के सामने जूते खाता रहता है। जैसे वो मकड़ी के जाले की मिसाल दी जाती है कि वो उसमें फंस के रह जाता है, और जो ताकतवर है उसको तोड़ के गुजर जाता है। ये बात तो आपने ठीक किया, ताकतवर उसको तोड़ के गुजर जाता है। तो अभी ये आज़म स्वाति साहब भी तो इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे जब सेनेटर बन जाएंगे, इन पर भी ये केस खत्म हो जाए। ये फार्मूला बिल्कुल जुल्फ़ारात ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई आप पहले क्लियर होके आए उसके बाद करें। लेकिन हमारे वजीर आज़म साहब पे तो फर्द जुर्म तो आयद हो गई थी, जिस दिन 16 अरब क्या नाम है फिर क्लियर हुए ना कि और क्या कहते हैं वो हुए नहीं क्लियर ना। और ये जितनी हमारी नून लीग की क्लास है, इन सब पे करप्शन के मुकदमात हैं। तो ये कैसे वजीर आज़म और ये सारे कैसे बन गए? खत्म हो गए। नहीं, अभी भी कायम है। क्या जिस केस में इमरान खान को सजा हुई है तोशा खाना में, क्या नवाज शरीफ साहब पे वो है? हाँ, वो अभी जरदारी साहब पे है, सही है, शहबाज शरीफ साहब पे है, वो क्या कहते हैं शाहिद खकान अब्बासी पे है। तो वो कैसे सारे बैठे हुए? अगले प्रोग्राम अगर अभी हम यार मैं कि अगले प्रोग्राम तक क्लियर हो जाएंगे। नहीं, वो नहीं होते। उसकी रीजन है कि जो बिल्कुल क्लियर हो गए तो फिर वो आजाद हो जाएंगे ना, उन्हें रखना है काना कि जो अगर तुम ज्यादा हमारी मर्जी के खिलाफ बोले तो फिर ये केस दोबारा जिंदा हो सकते हैं। वो खत्म थोड़ी होते हैं। इमरान खान कहते हैं, ठीक है ना, इमरान खान ही कहता है ये, बिल्कुल वो जिसको आप कह रहे हो इमरान खान ही है। लेकिन मेरी सवाल ये है कि अगर हमने आज़म स्वाति का, हमें बड़ा वो लग रहा है कि वो नैब में केसेस हैं, और वो तो फिर जिन जिन पे नैब के केसेस थे या हैं उन सबको कहा जाए स्टेप डाउन हो जाए, ठीक है ना, सबको कहा जाए इस। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं लानत भेजता हूं 100 बार, जिसने पाकिस्तान के का एक पैसा भी वो करप्शन से कमाया, लानत है उनके ऊपर। उनके बच्चों को पैसे खाने नसीब ना हो। वो मेरे बच्चों के पेट काट के उन्होंने लिए थे, मेरा हक था जो उन्होंने छीना है हमसे। हमारे पैसों से छीन के बाहर ले जाके जायदादें बनाई हैं, मेरे पैसों से जाके बाहर क्या कहते हैं महल बने, फ्लैट्स खरीदे गए, कारोबार हुए। ठीक है, मैं 100 बार लानत भेजता हूं।
लेकिन बात यह है कि फिर एक दफा सबको क्लियर तो करे ना। तो प्ली बार्गेन करके नैब से ये क्लियर हो जाएंगे पाकिस्तान स्कैंडल जो मैं इतना यही बड़ा कह रहा है, हूं। या इनके लिए कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाएगी? बीआरटी बना ना करप्शन केस, जिसमें खटक साहब के ऊपर आया कि उन्होंने अरबों रुपए कमाए बस केस, तो वो क्यों आज वजीर दाखिला है, मुशीर दाखिला? उन्हें नहीं होना चाहिए। नहीं उठाया, हल्फ नहीं ठीक है, बना तो दिया ना। अगर नहीं वो अभी हल्फ उठाया तो वो वक्री बात है, वो वजनी बड़ा है, उनसे उठेगा नहीं। लेकिन ये कि बना तो दिया ना, तो ये जितने हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मैंने तो सिंपल एक कहा है कि एक जज साहब को कहा ये फर्द जुर्म है, उनकी मासूमियत देखें। उन्होंने कहा ये तो फोटो कापी मुझसे पढ़ी नहीं जा रही। और भाई ये क्या फोटो कापी, चले 6 महीने बाद दोबारा के फर्द जुर्म लगनी थी, और अगली उसने बताया कि जनाब जाके ना अब सलूट करें उन्हें, वो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जहाँ पे इस तरह की हो, वहाँ एक आजम स्वाति, जो कि आजम स्वाति ने बुरा किया, लेकिन भाई जब साबित होना है उन पे, करप्शन का लेवल इस सतह पे हो कि हम जो मतलूब होते हैं वो जाके उनको सुप्रीम कोर्ट खुद जाके कहती है बायोमेट्रिक कर ले सर, ठीक है। मैं अगर कोई गुनाह कर लूं, मुझे पकड़ के लाके थाने फेंकेंगे। कोई आपको और अगर सीयू नहीं कहेगा। अगर वो इसहाक डार साहब यहाँ से गए वजीर आजम के त्यारे में, और वहां से वो मतलूब थे, और वो वजीर आजम के त्यारे में पाकिस्तान आए और आके वजीर बन गए, नायब वजीर आजम। नायब वजीर, तो बल्ले बल्ले भाई। बिल्कुल, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जो इंसाफ होता है वो चेहरे देखकर, शख्सियत देखकर किया जाता है। अगर तो पसंदीदा शख्स है तो फिर उसके लिए दायरा कार कोई और होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।